सभी को नमस्कार। संस्कृत गुरु यूट्यूब चैनल पर एक नए वीडियो के साथ एक नई चर्चा के साथ हम फिर उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर सुमित कुमार शर्मा आप सभी का इस चैनल पर और इस वीडियो में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी तक जिन साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें। आज की जो वीडियो है उसमें हम चर्चा करेंगे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली की कक्षा 9 और 10 की संस्कृत भाषा के आदर्श प्रश्न पत्र के बारे में। अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी को देखते हुए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप किस प्रकार से अपने प्रश्न पत्र को हल करने की योजना बना रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले आपके लिए हम बात करेंगे आदर्श प्रश्न पत्र के साथ मुख्य प्रश्न पत्र के उस स्वरूप के बारे में। तो यहां आप देख पा रहे हैं आपके मुख्य प्रश्न पत्र का जो स्वरूप है वो दिया गया है। उसका प्रथम पृष्ठ आपको यहां दिखाया जा रहा है, आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहां सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ने हैं। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 80 अंकों का प्रश्न पत्र है और किस प्रकार से वहां प्रश्नों का स्वरूप रहने वाला है वो प्रथम पृष्ठ पर दिखाया गया है। तो सबसे पहले आप सभी निर्देशों को पढ़ेंगे, उसके बाद पूरे प्रश्न पत्र को आप एक बार अच्छे से पढ़ेंगे और सभी प्रश्नों की अंक योजना को समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार से आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है आपका अपठित गद्यांश। ये 10 अंकों का प्रश्न है और सबसे पहले आपको इस गद्यांश के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, इसकी प्रत्येक पंक्ति को समझने का प्रयास करना है और इसके साथ साथ यदि आपको पढ़ने के दौरान कोई पंक्ति महत्वपूर्ण लगती है जहां लगता है कि प्रश्न पूछा जा सकता है उसे आप पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। अब इसको अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप इसके प्रश्न के बारे में जब आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वहां जो प्रश्नों का स्वरूप रहने वाला है उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश में से देने हैं। इसी मानसिकता के साथ आप इसको पुनः एक एक बिंदु को बड़े ध्यान से पढ़ने के बाद अब आप जाएंगे प्रश्नों के स्वरूप पे। हम देख पा रहे हैं यहां स्क्रीन पे प्रश्नों का स्वरूप कुछ अब हम पूरे इस पृष्ठ को इस गद्यांश को बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं। पहली पंक्ति में हम उन शब्दों को ढूंढने का प्रयास करें जीवन घटना, तो यहां पहली पंक्ति में नहीं है, दूसरी पंक्ति में भी नहीं है, तीसरी पंक्ति में भी नहीं है, चौथी पंक्ति में लिखा हुआ है कि ये तेषां जीवन घटना अन्यभ्य शिक्षा प्रदाः दिग प्रदर्शकाश्च भवन्ति। तो केसाम उसकी पहली पंक्ति इसका उत्तर होने वाला है कि जो क्या करते हैं अपने जीवन में विशिष्ट कार्य करते हैं, ये पुरुषा स्वजीवने विशिष्ट महत् कार्यम अकुर्वन्। तो यहां प्रश्न में एक ही पद में उत्तर देना है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होने वाला है वो होने वाला है तेसाम। तो यहां इस पद को आप उत्तर के रूप में लिखेंगे तो उत्तर बन जाता है तेसाम जीवन घटनाः अन्येभ्य शिक्षा प्रदाः भवन्ति। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, अग्रिम जो प्रश्न है वो है केन केचन भूमिम इमाम अभूषयत्। तो यहां हम इस प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ेंगे। इसमें कौन कौन से शब्द हैं। इसमें लिखा है केचन भूमिम इमाम अभूषयन्। तो यहां इन शब्दों को हम इस गद्यांश में फिर से ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फिर से हम देखते हैं। पहली पंक्ति में नहीं है, दूसरी पंक्ति में नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, चौथी पंक्ति में भी नहीं है, उसके बाद अग्रिम पंक्ति में भी हम उसे नहीं देख पा रहे हैं। तो यहां हम देखना चाहेंगे कि किन्होंने उस भूमि को अभूषयन इस शब्द को हम देखेंगे। तो यहां पे देखिए नीचे से जो तीसरी पंक्ति है वो प्रारंभ हो रहा है उसका ब्रह्म तेजसा केचन भूमिम इमाम अभूषयन। जो नीचे से तीसरी पंक्ति है वो प्रारंभ हो रही है, तो उसका उत्तर होने वाला है ब्रह्म तेजसा, ब्रह्म के तेज के द्वारा। तो ये इस दूसरे प्रश्न का उत्तर है। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा जो प्रश्न है वो है पूर्वजानां संस्मरणं कैः कर्तव्यमेव। ये प्रश्न है। अब यहां कौन कौन से शब्द हैं। यहां है पूर्वजानां संस्मरणं कर्तव्यमेव।
अब इन शब्दों को हम गद्यांश में ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यहां हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जो अंतिम पंक्ति है, उस अंतिम वाक्य में ये सारे शब्द हैं। अतः एतादृशानां पूर्वजानां संस्मरणम अस्माभिः कर्तव्यमेव। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो होगा अस्माभिः, क्योंकि प्रश्न में है कई ही, तो यहां इसका उत्तर होगा अस्माभिः। इस प्रकार से आप प्रत्येक प्रश्न में आए हुए शब्दों को गद्यांश में ढूंढते हुए उसके उत्तर दे सकेंगे। तो ये आपको केवल 3 में से कोई 2 ही प्रश्न करने हैं। तो चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो पूर्ण वाक्येन उत्तरत, और यहां केवल आपको 2 प्रश्न करने हैं 3 में से कोई भी, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहने वाला है। तो पहला प्रश्न है भारत भूम्याः प्रतिपदम काभिः प्रतिध्वन्यन्ते। तो यहां पे इन शब्दों को ध्यान में रखते हुए हम यहां गद्यांश में ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो देखिए पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी, चौथी, पांचवी और जो छठी पंक्ति है उसमें भारत भूम्याः शब्द है। तो यहां हम संपूर्ण वाक्य को लेंगे जहां से वो प्रारंभ हो रहा है। तो इयं भारत भूमि धन्या यस्याः भारत भूम्याः प्रतिपदम श्रेष्ठ नर नारीणां जीवन गाथाभिः प्रतिध्वन्यते। ये इसका उत्तर रहने वाला है। तो पूरा वाक्य आप लिखेंगे इयं सनातन भूमि से लेकर के और प्रतिध्वन्यते। ये इसका पहले प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। संपूर्ण वाक्य को आप लिखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा पूर्वजानां संस्मरणम अस्मान् कीदृशं कार्यं कर्तुं प्रोत्साहयति। अब सबसे पहले इस प्रश्न में कौन कौन से शब्द हैं उन शब्दों को थोड़ा ध्यान दे लेते हैं। पूर्वजानां संस्मरणम अस्मान् कार्यं कर्तुं प्रोत्साहयति, ये सारे के सारे शब्द जो हैं आपको गद्यांश में ढूंढने हैं। जिस वाक्य में ये शब्द मिलेंगे वो आपका उत्तर रहने वाला है। तो चलिए हम चलते हैं गद्यांश में। हम पहली पंक्ति को ही पढ़ते हैं, पूर्वजानां संस्मरणम अस्मान्, और ये देखिए यही आपके इस प्रश्न का उत्तर रहने वाला है। पूर्वजानां संस्मरणम अस्मान् अद्भुतम विशिष्टम महत्वभूतम समाजोपयोगिनम परोपकारयुक्तम च कार्यं कर्तुं प्रोत्साहयति। ये संपूर्ण वाक्य जो है वो आपके इस प्रश्न का उत्तर है। जो हमारे 2 अंकों वाले प्रश्न होते हैं जिनको हमें वाक्य में जिनका उत्तर देना होता है, तो उनमें जो शब्द आया है प्रश्नों में, उन शब्दों को आप जहां देख पा रहे हैं उस संपूर्ण वाक्य को आपको लिखना होता है। जहां से प्रारंभ हो रहा है, जैसे पूर्वजा नाम से प्रारंभ है तो वहां से लेकर के और प्रोत्साहयति तक संपूर्ण वाक्य को आप उसका उत्तर के रूप में लिखेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है भारत भूमेः धर्मम संस्कृतिम जनतां च के सम आरक्षयन। अब सबसे पहले जो ये प्रश्न है, हमें इसमें उन शब्दों को देखना है जो महत्वपूर्ण है और जिन शब्दों के आधार पे हम इसके उत्तर को ढूंढने वाले हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है भारत भूमेः धर्मम संस्कृतिम जनतां च समरक्षयन। तो ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को अब हम गद्यांश में ढूंढेंगे और जिस वाक्य में ये शब्द मिलने वाले हैं वही जो वाक्य है आपके इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो इन सभी शब्दों को आप ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रखते हुए अब आप जो है गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए हम अब गद्यांश में इसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ हम उन शब्दों को ढूंढ रहे हैं, कौन कौन से थे हमारे, संस्कृतिम, जनतां च, ये सब इसमें कहीं ना कहीं हमें मिलने वाला है। तो हम देख रहे हैं इसमें, देखिए ये लगभग जो लिखा हुआ है हम उसको देखते हैं। हाँ ये देखिए बिल्कुल नीचे से आप देखेंगे तो जो तीसरी पंक्ति है, अपरे च केचन वीराः क्षात्रेण ओजसा च भारत भूमेः धर्मम संस्कृतिम जनतां च समरक्षयन्। तो नीचे से जो ये वाक्य है हमारा, इस संपूर्ण वाक्य को अपरे च केचन वीराः, ये अपरे च केचन वीराः से लेकर के और जनतां च समरक्षयन्, ये आपका उत्तर रहने वाला है इस प्रश्न का। तो आप इस संपूर्ण वाक्य को उत्तर के रूप में वहां लिखेंगे। कौन से वाक्य को, जो नीचे से तीसरा वाक्य है, अपरे च केचन वीराः क्षत्रेण ओजसा च भारत भूमेः धर्मम संस्कृतिम जनतां च सम अरक्षयन्। तो ये जो वाक्य है ये आपके इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है आपके प्रश्न का, और आप इसे यों का यों पूरे के पूरे वाक्य को उत्तर के रूप में आप लिखेंगे। अब देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। तो चलिए अगला जो हमारा प्रश्न रहने वाला है उसमें लिखा हुआ है, अस्य अनुच्छेदस्य कृते
उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखता। अब शीर्षक क्या होता है? शीर्षक है आपका, यदि हम आंग्ल भाषा में कहें तो टाइटल होता है। और टाइटल हम क्या देंगे उसको? देखिए, जब भी आप कोई कहानी पढ़ते हैं तो उस कहानी में जिसके बारे में वो कहानी लिखी होती है, कहीं ना कहीं वो टाइटल या वो शीर्षक उसका रहता है। तो अब इस गद्यांश में आप बार बार किस शब्द को देख पा रहे हैं जिसका यहाँ पे बार बार प्रयोग हुआ है, वही इसका शीर्षक रहने वाला है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप उस गद्यांश को जब पुनः पढ़ेंगे और उस गद्यांश में जो बार बार जिस शब्द का प्रयोग हुआ है ना, उसे हम देख रहे हैं और उसे हम देखेंगे तो वही इसका उत्तर रहने वाला है। कैसे? देखिए, इस गद्यांश में हम बार बार जहां देख रहे हैं वो है पूर्वजानाम संस्मरणम, या भारत भूमि ही, कर्म भूमि ही, त्याग भूमि ही, सनातन भूमि ही, या फिर हम ये कह दें कि यहाँ पे जो है इमाम भूमि ही, या फिर इसमें बार बार जो है भारतीय संस्कृति की बात हुई है, जनता की बात हुई है और बार बार भारत भूमि शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम इसका शीर्षक भारत भूमि भी लिख सकते हैं, सनातन भूमि भी लिख सकते हैं, त्याग भूमि भी लिख सकते हैं, और यदि हम और अधिक इसमें जाएं तो कहीं ना कहीं हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो है पूर्वजानाम संस्मरणम, ये भी हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं पूर्वजानाम सम्मानम, ये भी हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो इस प्रकार का प्रश्न होता है ना, शीर्षक वाला, उस प्रश्न के लिए आपको जो आपको बार बार शब्द इसमें प्रयुक्त हुआ दिख रहा है उसको आपको लिख देना है। ठीक है? तो अब हम चर्चा करेंगे इस प्रश्न पत्र के दूसरे प्रश्न के बारे में। तो इसका दूसरा जो प्रश्न आता है वो आता है पत्र लेखन का। अब पत्र लेखन की आपको कौन कौन सी बातें हैं वो ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले जो पत्र लेखन है उसमें जो रिक्त स्थान आते हैं, उन रिक्त स्थानों में हमें उन्हीं शब्दों को भरना होता है जो नीचे तालिका में उस प्रश्न में दिए होता है। किस प्रकार का प्रश्न आता है, चलिए हम स्क्रीन पे देखते हैं। तो देखिए, ये है आपका प्रश्न। यहां आप उस प्रश्न को पहले पढ़ें, बहुत ध्यान से पढ़ें। इसमें देखिए लिखा है, भवान अक्षतः भवतः संस्कृत पठने रुचिः, भवान कानिचन पुस्तकानि क्रेतुम् इच्छति, अतः प्रकाशकाय अधोलिखितं पत्रं मंजूषा प्रदत्त पदैः पूरयित्वा पुनः लिखत। अर्थात आपका नाम अक्षत है, आपकी संस्कृत पढ़ने में रुचि है, आप कुछ पुस्तकें खरीदना चाहते हैं, तो प्रकाशक को नीचे जो शब्द दिए गए हैं ना, उनकी सहायता लेते हुए पत्र आपको लिखना है। अब सबसे पहले देखिए, इसके स्वरूप को देखिए। पहले उन शब्दों को पढ़िए जो इसमें मंजूषा में दे रखे हैं, जो तालिका में दे रखे हैं। पुस्तकानि सन्ति निवेदनम सेवायाम तेषु संदर्भे पुस्तकानां समीपे संलग्नाः अक्षतः। ये सारे प्रश्न हैं। अब देखिए, थोड़ा इनके अर्थ को समझने का प्रयास करिए। पुस्तकानि मतलब बहुत सारी पुस्तकें, संति हैं, निवेदन कर रहा है, निवेदनम, सेवायाम, सेवा में जो आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं वहां भी सेवायाम आता है, तेसु उनमें, संदर्भे उस संदर्भ में, पुस्तकानाम पुस्तकों के, समीपे समीप में, संलग्नाः जो संलग्न है, साथ में जुड़े हुए हैं, अक्षतः आपका नाम है। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखेंगे वहां पे? दिनांक। जो दिनांक है वो आप लिख देंगे। जिस दिन आपकी परीक्षा है वो दिनांक के सामने जो रिक्त स्थान है वहां आप उस दिन के दिनांक को लिख देंगे। अब सबसे पहले जो है, जैसे आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना, उसमें सेवायाम शब्द से आप शुरू करते हैं, वैसे ही पहले वाले रिक्त स्थान में जहां एक संख्या लिखी हुई है वहां आपको लिखना है सेवायाम। अब सेवायाम लिखने के बाद फिर से पढ़ना प्रारंभ करिए। सेवायाम प्रकाशन प्रबंधक महोदया, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली। आप NCERT को पत्र लिख रहे हैं। विषय है पुस्तक क्रयणस्य संदर्भे, पुस्तक खरीदने के संदर्भ में। जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो वहां भी लिखते हैं आप किस लिए पत्र लिख रहे हैं, तो उसका आपको विषय लिखना होता है। तो ऐसे ही आपको यहां भी विषय लिखना है कि आप वो प्रश्न पत्र जो है क्यों लिखना चाहते हैं, उस विषय को आप यहां लिखेंगे। तो आप पुस्तक खरीदने के संदर्भ में लिखना चाहते हैं, इसलिए दूसरे रिक्त स्थान में जहां संख्या 2 लिखी गई है वहां आपका उत्तर होगा संदर्भे। आगे बढ़ते हैं। मान्यवर सविनयम
निवेदनम अस्ति। जब आप प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो वहां भी ये आता है, जब आप हिंदी में लिखते हैं तो भी आता है कि विनम्र निवेदन है कि, तो यहां भी आप सविनियम के बाद तीसरे जो रिक्त स्थान है उसमें जहां संख्या 3 लिखी हुई है वहां लिखेंगे निवेदनम। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं। सविनयम निवेदनम अस्ति यत मम संस्कृत संस्कृति आधारिता नाम, संस्कृत और संस्कृति आधारिता नाम, आधारित, तो आधारिता नाम जो शब्द है वो विशेषण है किसका? पुस्तका नाम। पुस्तका नाम, आधारिता नाम। तो इस चौथे वाले स्थान में जहां संख्या 4 लिखी हुई है वहां आपको लिखना है पुस्तका नाम। तो यहां होगा आधारिता नाम पुस्तका नाम पठने अधिका रुचि वर्तते मम। मम, अब उसके बाद क्या आएगा? मम रिक्त स्थान भवताम प्रकाशितानाम पुस्तकानाम, आपके द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकें। तो मम मतलब मेरे पास हैं, मेरे समीप में हैं। तो यहां क्या लिखेंगे हम? समीपे। मम समीपे भवताम प्रकाशितानाम पुस्तकानाम केचन संचाह। तो संचाह क्या है? बहुवचन में है। तो अब हम नीचे देखेंगे तो क्या है? मेरे पास आपके द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तकों के कुछ संच हैं। तो यहाँ क्या है? हैं के लिए क्या आता है? संति। तो केचन संचाह संति। चलिए आगे पढ़ते हैं। भवद्भिः संस्कृत परीक्षा दृष्ट्या कानिचन व्याकरण पुस्तकानि बाल मनोविनोदनाय कथा पुस्तकानि च प्रकाशितानि सन्ति। ठीक है, आगे जो 7वें क्रमांक पे रिक्त स्थान है वहां लिखा हुआ है रिक्त स्थान पुस्तकेषु अहम कानिचन पुस्तकानि वांछामि। तो पुस्तकेषु लिखा हुआ है, पुस्तकेषु का जो विशेषण शब्द है वो क्या होगा? तेषु। तो जो इसमें लिखा हुआ है ना वहां हम उसे करेंगे तेषु पुस्तकेषु। तो जिस प्रकार से पुस्तकेषु का विशेषण तेषु है तो इस प्रकार से वाक्य बनता है रिक्त स्थान में तेषु लिखने के बाद तेषु पुस्तकेषु अहम कानिचन पुस्तकानि वांछामि। चलिए आगे देखते हैं। तेषां सूची अधः रिक्त स्थान अस्ति। अब क्या बच गया तालिका में? संलग्ना बच गया, पुस्तकानि बच गया और अक्षतः बच गया। तो सूची जो है वो क्या होगी? पुस्तकानि तो नहीं होगी, क्योंकि सूची जो है वो क्या है? अधः। अधः मतलब नीचे। तो नीचे हम क्या करते हैं? जब पत्र लिखते हैं तो हम नीचे उसकी सूची को जोड़ते हैं, जो पुस्तकें आपको चाहिए। आप किसी अन्य को भी यदि पत्र लिख रहे हैं तो वहां भी जो विशेष पत्र के साथ कुछ दस्तावेज आपको भेजने हैं तो वहां भी आप जो है उनको संलग्नक के रूप में साथ लगा के भेजते हैं। तो यहां भी आएगा संलग्ना। हाँ, तो यहां वाक्य बन जाएगा तेषां सूची अधः संलग्ना अस्ति। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम लोग। कृपया रिक्त स्थानम पत्रालय माध्यमेन संप्रेष्य माम अनुगृह्णन्तु। तो कृपया क्या करना है? वो क्या चाह रहा है? पुस्तक चाह रहा है। तो अब क्या बच गया? पुस्तकानि। तो हम सीधा लिखेंगे इसमें कृपया पुस्तकानि पत्रालय माध्यमेन संप्रेष्य माम अनुगृह्णन्तु भवन्तः। पुस्तक सूची उसने नीचे दे रखी है। अभ्यासवान भव, व्याकरण वीथि, बालक धावली, व्याकरण सौरभम। इस प्रकार से पुस्तकों की सूची को लिखने के बाद अब अंतिम जो बचता है वो है विनीतः। और विनीतः क्या है? अक्षतः, क्योंकि इसमें नाम दिया गया है। यदि किसी प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न में नाम नहीं दिया गया है पत्र लिखते समय तो आप अपना नाम लिख दें, लेकिन यहाँ प्रश्न में नाम दिया गया इसलिए आप लिखेंगे अक्षतः। अब चलिए रिक्त स्थान भरते हुए हम पुनः इस पूरे पत्र को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पहले में आएगा सेवायाम, दूसरे में संदर्भे, तीसरे में निवेदनम, चौथे में पुस्तकानाम, 5 में आएगा आपकी ये कह दें कि इसमें जो है समीपे, और 6 में जो आएगा वो आएगा संति, 7 में जो आएगा वो आएगा तेसु, 8 में जो आएगा वो आएगा संलग्ना, 9 में जो आएगा वो आएगा पुस्तकानि और 10 में आएगा अक्षतः। इस प्रकार से संपूर्ण इस पत्र में आप क्रमशः इस तालिका में से, मंजूषा में से जो उपयुक्त पद हैं उनको भरते हुए इस पत्र को पूरा करेंगे। और एक बार जरूर इनको भरने के बाद, इन सारे रिक्त स्थानों में संबंधित पदों को लिखने के बाद आप पुनः एक बार पढ़ लेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तो ये जो है हमारा तीसरा जो प्रश्न आता है वो आता है चित्र देखो और वाक्य लिखो। तो
जो चित्र देखो और वाक्य लिखो के लिए हमने एक छोटा सा वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी मैं यहाँ वीडियो में दे देता हूँ, आप उसके माध्यम से भी उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न आता है उसमें सबसे पहले आपको चित्र देखना होता है। तो चलिए हम देखते हैं। आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपको इस चित्र में देखना है कि आपको क्या क्या दिख रहा है। तो देखिए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं। उसके बाद आपको मंजूषा में देखना है कि मंजूषा में कौन कौन से शब्द लिखे हुए हैं। यदि आप उन शब्दों को समझ पा रहे हैं तो आपको नवीन शब्द ढूंढने की या उनको लिखने की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है विपन्याः हस्ते जनाः स्यूतः कंडोलः आपणिकः मापनं महिला शिरसि जन सम्मर्दः कृणाति साकानि फलानि भ्रमन्ति। अब यहां इस चित्र को देखने के बाद आपको क्या करना है, आपको इन शब्दों को अपनी एक जो आपकी नोटबुक है, आंसर शीट जो है, उसके किसी एक पृष्ठ पर, जिसको जो आप रफ वर्क के लिए यूज करते हैं, वहां पे इन शब्दों को आप थोड़ा सा लिख लें। और इन शब्दों को लिखने के बाद जो इससे पहले मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है उसमें बताया गया है कि आपको वाक्यों को कैसे लिखना है। तो आपको उसी प्रकार से वाक्य लिख लेने हैं और इन शब्दों के लिए रिक्त स्थान को छोड़ देना है। अब उन वाक्यों को लिखने के बाद जो संबंधित पद हैं उनको उस वाक्य में रख देना है। और जैसे जैसे आप वाक्य में उन शब्दों को रखते रहेंगे वैसे वैसे शब्द निर्माण होते रहेंगे। वहां थोड़ा सा है कि मैंने लिखा है अस्मिन् चित्रे रिक्त स्थान अस्ति। अब यहां क्या है, कुछ जो शब्द हैं वो बहुवचन वाले भी हैं, तो आप अस्ति की जगह संति शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। और उनको कैसे भरेंगे, क्योंकि यहां पर जो बहुवचन वाले शब्द हैं उनको थोड़ा सा हम देख लें कौन कौन से हैं। एक तो इसमें लिखा हुआ है, देखो, साकानी फलानी, ये इसमें क्या है, ये सारे के सारे बहुवचन वाले शब्द हैं। तो हम यहां उन शब्दों को छांट लेंगे जिनके लिए हम संति शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि संति शब्द बहुवचन के लिए प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले जो अस्ति वाले हैं वो शब्द कौन कौन से हैं, महिला है, कंडोलः, स्यूतः, ठीक है। तो यहां ये तो हो गए अस्ति वाले। अब आप वाक्य लिख सकते हैं अस्मिन् चित्रे स्यूतः अस्ति, अस्मिन् चित्रे कंडोलः अस्ति, अस्मिन् चित्रे आपणिकः अस्ति। ये तो हो गए वाक्य अस्ति वाले। अब आप बहुवचन वाले वाक्य बना दें जहां आपको संति का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे, अस्मिन् चित्रे जनाः सन्ति, अस्मिन् चित्रे साकानि सन्ति, अस्मिन् चित्रे फलानि सन्ति। अब देखिए आपके 6 वाक्य बन गए हैं, जबकि आपको केवल और केवल यहाँ पर 5 ही वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप वाक्य निर्माण करते हुए बहुत सरल विधि से आप इस चित्र देखो और वाक्य रचना करो, प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब यदि आपको लगता है कि आपको इससे अथवा वाले प्रश्न का उत्तर देना है तो यहाँ भी आप थोड़ा समझ सकते हैं। हालांकि वो बहुत सरल है, जो पहला ऑप्शन चित्र देख करके वाक्य लिखने वाला, तो आप क्यों ही दूसरे के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि मुझे दूसरे का उत्तर देना है तो यहाँ आपको मर्यादा पुरुषोत्तमः श्री रामः इस शीर्षक के साथ कम से कम 5 वाक्य आपको लिखने हैं। अब आप 5 वाक्य जब लिखेंगे तो आपको सबसे पहले जो मंजूषा में शब्द दिए गए हैं उनको पढ़ना है। अब देखिए लिखा हुआ है अयोध्यायाम सर्वदा पालयति धर्मज्ञः सत्यप्रियः आसीत, है ना। ये सब इस प्रकार के शब्द इसमें लिखे गए। अब आपको थोड़े से उन शब्दों को छांट लेना है। जैसे इसमें लिखा है आसीत, आसीत मतलब था, है ना। तो यहां हम लिख सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तमः श्री रामः धर्मज्ञः आसीत। एक वाक्य हो गया, क्योंकि धर्मज्ञ शब्द दे रखा है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आपको ऊपर टाइटल में लिखा हुआ है। तो यहां बना सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तमः श्री रामः धर्मज्ञः आसीत, मर्यादा पुरुषोत्तमः श्री रामः सत्यप्रियः आसीत। इसी प्रकार जैसे सत्यप्रिय है तो आप उसे कह सकते हैं न्यायप्रिय। मर्यादा पुरुषोत्तमः श्री रामः न्यायप्रियः आसीत। इस प्रकार से आप वाक्य उसमें बना सकते हैं। और भी बहुत सारे इसमें शब्द हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि पालयति सर्वदा, तो हम कह सकते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तमः श्री रामः प्रजां पालयति। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामस्य जन्म अयोध्यायाम अभवत्, सः सर्वदा सत्यम वदति स्म। इस प्रकार से छोटे छोटे वाक्य हम बना सकते हैं।
लेकिन यहाँ यदि देखने को मिलता है तो कहीं ना कहीं जो हम चित्र देख करके वाक्य बनाते हैं वो ज़्यादा सरल हो जाता है। तो इस प्रकार के अनुच्छेद लेखन से ज़्यादा सरल चित्र देख करके वाक्य लिखना है। तो मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि जो विद्यार्थी इस बार कक्षा 10 की परीक्षा या कक्षा 9 की परीक्षा लिख रहे हैं तो वो विद्यार्थी जो है इसकी बजाय वो ये कहें कि चित्र देख करके वाक्य लिखने का अभ्यास यदि करते हैं तो वो ज़्यादा सरल रहता है उनके लिए और वो अधिक जो है स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे अपने प्रश्न पत्र के अगले प्रश्न के बारे में। तो अब तक हमने लगभग अपने इस प्रश्न पत्र के 3 प्रश्नों पर चर्चा कर ली है और हमारा जो अगला प्रश्न है उस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो इन 3 प्रश्नों का जो हमने अभी समाधान किया है आप कैसा समझ पा रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब चलते हैं चौथे प्रश्न पर। हमारा चौथा प्रश्न जो है वो स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे हैं 5 अंकों का प्रश्न है और वहाँ हमें संस्कृत भाषा में उनको अनुवाद करते हुए लिखना है। अब अनुवाद के लिए कहीं ना कहीं आपको, जैसा मैंने कई बार मेरी जो कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में मैं बताता हूं कि आपको अनुवाद करने के लिए शब्दरूप और धातुरूप इन दोनों का ही अभ्यास होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शब्दरूप और धातुरूप के साथ आप अभ्यास करते हुए छोटे छोटे वाक्य बना सकते हैं। यहाँ तो आपको जो है शब्दशः अनुवाद करना है, तो उसके लिए आप सबसे पहले उनको पढ़ेंगे शब्द वाक्यों को। जैसे लिखा है माता पिता देवता के समान होते हैं, तो माता पिता को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे? जब मैंने मेरी कक्षा में जब समास पढ़ाए थे तो वहाँ हमने जब द्वंद्व समास की बात हो रही थी तो वहाँ यह एग्जाम्पल भी मैंने दिया था, यदि आपको कक्षा याद हो। जैसे माता और पिता को हम द्वंद्व समास में लिखते हैं, हम उनको पितरऊ भी लिख देते हैं या फिर माता च पिता च ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है। और देवता के समान होते हैं तो देवतुल्य ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा माता च पिता च देवतुल्य भवतः, है ना। माता और पिता देवता के समान होते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है कि आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी संपत्ति है, ठीक है। तो आत्मसम्मान को क्या लिखेंगे? आत्मसम्मानम ही को लिखेंगे एव, सबसे बड़ी, है ना। तो सबसे बड़ी का मतलब होता है कि भाई सर्वाधिक, है ना। तो हम कह सकते हैं कि सर्वाधिक, और संपत्ति तो हम संपत्ति लिख ही रहे हैं और है मतलब अस्ति, तो यहां हो जाएगा आत्मसम्मानम, ठीक है। आत्मसम्मानम सर्वाधिक संपत्ति ही अस्ति, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आत्मसम्मानम सर्वोत्तमा संपत्ति ही अस्ति, ऐसा भी लिख सकते हैं। तीसरा जो है मेरे पिताजी सुबह कार्यालय जाते हैं, एक सामान्य सा वाक्य है, पिताजी के जानने को बताया गया है। तो मेरे का हम क्या बोलेंगे? मम। पिताजी को क्या बोलेंगे? पिता, है ना। सुबह को क्या बोलेंगे? प्रातः काल। और कार्यालय को क्या बोलेंगे? कार्यालयः। और जाते हैं गच्छति, तो हम लिखेंगे मम पिता प्रातः काले कार्यालयम गच्छति, ऐसा हम उसको लिखेंगे। अब हम अगला जब वाक्य देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है कल मेरे सभी मित्र मेरे घर आए थे, तो यहां ये भूतकाल की बात कर रहा है, ठीक है। तो कल, कल मतलब जो बीत गया है, इसके लिए भी हमने अभ्यास करवाया था अव्यय पदों का। तो हमने बीते हुए कल के लिए शब्द लिया था ह्यः, और मेरे वही पहले वाले वाक्य में दिया हुआ है मम, सभी मित्र सर्वाणि मित्राणि मेरे घर मम गृहे आए थे आगतवन्तः, तो इसको हम लिखेंगे ह्यः मम सर्वाणि मित्राणि मम गृहे आगतवन्तः, ऐसा हम उसे लिखेंगे। चलिए अग्रिम वाक्य देखते हैं। कल हम सब खेलने जाएंगे, तो जाएंगे ये भविष्यत काल की बात कर रहा है, और हम कब जाएंगे? कल जाएंगे, तो आने वाला कल। अभी हमने बीते वाले हुए कल की बात की है, तो बीता कल जो होता है उसके लिए आता है यह, और जो आने वाला कल के उसके लिए संस्कृत भाषा में शब्द है स्वः, तो इसके लिए हम लिखेंगे स्वः हम सब, वयम सर्वे। खेलने, खेलने को हम लिखते हैं, खेल के लिए होता है क्रीड़ा, और खेलने के लिए या खेलने तो उसको बोलेंगे क्रीडितुम, और जाएंगे गमिष्यामः। तो यहाँ आपको शब्दरूप थोड़ा सा देखना पड़ेगा और शब्दरूप का अभ्यास आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ जो वाक्य बनेगा वो बनेगा स्वः वयम सर्वे क्रीडार्थम, या तो क्रीडार्थम लिख दीजिए या क्रीडितुम लिख दीजिए,
तो क्रीडार्थम थोड़ा सरल है, उसे लिख दीजिए क्रीडार्थम गमिष्यामः। अग्रिम वाक्य है सभी का आदर होना चाहिए। ये जो वाक्य है ये होने चाहिए के अर्थ में है, तो यहाँ पे जो है आप उसी लकार का प्रयोग करेंगे। तो किस तरह से अनुवाद करेंगे हम इसका? सभी का आदर होना चाहिए, तो सभी का सर्वेशाम, आदर आदरम, होना चाहिए भवितव्यम, तो सर्वेशाम आदरम भवितव्यम। इस प्रकार से हमने 6 के 6 वाक्यों का अनुवाद कर लिया। एक बार पुनः अभ्यास कर लेते हैं। माता पिता देवता के समान होते हैं, तो लिखेंगे माता च पिता च देवतुल्य भवतः, या लिख सकते हैं भवंती, ऐसा भी लिख सकते हैं। वैसे भवतः दोनों के लिए है तो भवतः, भवंती भी लिख सकते हैं। आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी संपत्ति है, आत्मसम्मानम एव सर्वोत्तमा संपत्ति ही अस्ति, ऐसा लिख सकते हैं। मेरे पिताजी सुबह कार्यालय जाते हैं, मम पिता प्रातः काले कार्यालयम गच्छति, ऐसा लिख सकते हैं। कल मेरे सभी मित्र मेरे घर आए थे, तो बीते हुए कल की बात है, उसके लिए शब्द होता है ह्यः, ह्यः मम सर्वाणि मित्राणि मम गृहे आगतवन्तः। अगला वाक्य है कल हम सब खेलने जाएंगे, भविष्यत काल की बात हो रही है, तो कल आने वाला स्वः। वयम सर्वे क्रीडार्थम गमिष्यामः, भविष्यत काल लिट लकार का इसमें प्रयोग होना है। अग्रिम है सभी का आदर होना चाहिए, चाहिए के अर्थ में है, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे सभी का सर्वेशाम आदरम भवितव्यम। तो चलिए इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद अब हम चर्चा करते हैं अपने अग्रिम प्रश्न के बारे में, और हमारा अग्रिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले हम देखेंगे अपने उस प्रश्न के स्वरूप को कि किस प्रकार से हम उसे हल कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न पत्र है उसका जो 5वां प्रश्न है, हम उसके स्वरूप को समझेंगे, और सबसे पहले हम देखेंगे कि वहां पूछा क्या जा रहा है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और अपने प्रश्न पत्र के उस 5वें प्रश्न के स्वरूप को समझने के बाद हम उसके उत्तर को देने का प्रयास करते हैं। हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि हम बहुत सरल विधि से प्रत्येक प्रश्न को हल करें। तो चलिए अगला जो हमारा प्रश्न है वो है ये। यहां आपको क्या करना है, रेखांकित पदेषु संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुता। अब यहां थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जब मैं अपनी कक्षा में जो हमारा पाठ होता है उसको पढ़ाने के बाद जितने भी अभ्यास के प्रश्न होते हैं उनको हम वहाँ बहुत सरल विधि से समझने का प्रयास करते हैं। और वहाँ मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया था कि बेटा जी निश्चित रूप से ये जो पाठ के अभ्यास में जो प्रश्न दिए गए हैं वहाँ पर जो संधि के प्रश्न हैं वही आपके परीक्षा में आने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं वो सारे के सारे जो प्रश्न हैं वो यहाँ जोड़े गए हैं। तो यहाँ हम एक एक शब्द को संधि और संधि विच्छेद करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो वाक्य है उसमें रेखांकित पद है यन मानुषात। तो यहाँ आपको बताया गया था कि बेटा जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो संधि विच्छेद करते समय दोनों ही जो शब्दांश होंगे उनका अपना एक विशेष अर्थ होने वाला है। तो यहाँ हम जब अलग अलग करेंगे तो बनेगा यन धन मानुषात। अब जो यन है उसका मूल पद क्या है, यत, जिसमें तय हलंत है। तो यहाँ पर व्यंजन संधि होनी है, क्योंकि तकार के बाद यदि पंचम वर्ण है तो उस तकार को भी उसी वर्ग का पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा। तो यहाँ बन गया यन। तो इस प्रकार से संधि विच्छेद हुआ यत धन मानुषात, यहाँ व्यंजन संधि है। दूसरा जो वाक्य है उसमें दिया हुआ है देवलाख्य धन ग्राम, यहाँ विसर्ग संधि है। अब यहाँ पर जो है इस स्थिति में जब अकार युक्त विसर्ग के बाद कोई व्यंजन वर्ण आता है तो फिर उसे क्या हो जाता है, ओकार आदेश हो जाता है। और इसके ओकार आदेश होने पे भी मैंने आपको जब पढ़ाया था उस समय बताया था कि बेटा विसर्ग को उत्व आदेश होता है और फिर यहाँ अ और उ दोनों मिलकर के गुण संधि हो जाती है, फिर उसको ओकार आदेश हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है विसर्ग संधि है और इसका जो संधि पद बनेगा वो बनेगा देवलाख्यो ग्रामः। चलिए तीसरा जो वाक्य है उसमें लिखा हुआ है मूर्खाश्च। तो मूर्खाश्च जो है यहाँ भी क्या है, यहाँ भी आपकी विसर्ग संधि ही है। जब इसको संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मूर्खाः धन च। चलिए चौथा जो वाक्य है उसमें लिखा हुआ है कश्चित धन दृश्यते।
अभी अभी आपको समझाया गया था उस समय जब आपको व्यंजन संधि पढ़ाई जा रही थी कि यदि कोई हलंत युक्त प्रथम वर्ण है तो उसके बाद यदि कोई तीसरा वर्ण आता है तो उसको उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। तो यहाँ क्या बनेगा, कश्चित त को भी द हो जाएगा और दृश्यते आगे लिखा ही हुआ है तो इसको जोड़कर लिखेंगे कश्चित दृश्यते। इस प्रकार से इसका संधि युक्त पद बन जाएगा। अब है पांचवा, तोयई धन अल्पैहि। अब यहाँ क्या है, विसर्ग संधि, और आपको बताया गया था कि यदि विसर्ग से पहले कोई दीर्घ स्वर वर्ण होता है तो निश्चित रूप से विसर्ग को रकार आदेश हो जाता है, क्योंकि उससे जो अग्रिम वर्ण है, जो पर वर्ण है, वो स्वर है और वो भी अकार है। तो फिर उस रकार में अकार का मेल होने के बाद र अपने संपूर्ण स्वरूप में आ जाता है। तो यहां हो गया तोयई रल्पैहि। इस प्रकार से ये एक संयुक्त पद बन जाएगा। तो यहां आपने देखा कि ये सारे के सारे जो उदाहरण हैं, ये सारे के सारे आपके पाठ के पीछे अभ्यास प्रश्नों से लिए गए हैं, जिनका अभ्यास आपको पाठ के पढ़ाने के बाद कक्षा में करवाया गया था। तो आप इसके लिए निश्चित रूप से अपनी जो उत्तर पुस्तिका है और जो आपकी अभ्यास पुस्तिका है, जिसमें आपको अभ्यास प्रश्नों के उत्तर जो है श्यामपट्ट के माध्यम से आपको समझाए गए थे, आप जरूर उनका अवलोकन कर लें, क्योंकि परीक्षा में जितने भी आपके संधि युक्त पद आने वाले हैं, या हम ये कह दें कि संधि वाले प्रश्न आने वाले हैं, वो सारे के सारे आपके उन्हीं अभ्यास प्रश्नों से लिए गए हैं। तो आप एक अच्छे स्कोर के लिए निश्चित रूप से उन सभी अभ्यास प्रश्नों का परीक्षा की तैयारी में विशेष ध्यान रखें और आप उनका बार बार अभ्यास करते रहें। तो चलिए, ये था हमारा पांचवा प्रश्न और अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पत्र चर्चा की श्रृंखला में हमारा जो अग्रिम प्रश्न है वो है प्रश्न संख्या 6। क्या है इस प्रश्न में, देखिएगा। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समास विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। यहाँ पर ये सारे का सारा ऑब्जेक्टिव जो है स्वरूप लिए हुए हैं। आपको जो है सही जो विकल्प है उसका चयन करते हुए उत्तर देना है। ये 4 अंकों का प्रश्न है और आपको इन 5 में से कोई 4 जो है प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। लिखा हुआ है, खगकुल कलरवैहि गुंजितम वनदेशम। तो क्या है, ये आपका विग्रह वाक्य है। तो इसको क्या करना है, इसको हमें सामासिक पद बनाना है। तो आपको बताया गया था कक्षा के दौरान कि जब हम किसी भी समास विग्रह को सामासिक पद बनाते हैं तो उससे जुड़े हुए जितने भी विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको हटा दिया जाता है, और विभक्ति चिन्ह हटाते हुए उनको एक शब्द का स्वरूप देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सारे विभक्ति चिन्ह को हटा देंगे। तो क्या बनेगा, खगकुल कलरवैहि गुंजितम। तो हो जाएगा कलरव गुंजितम। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ग से गमला, तीसरा ऑप्शन। चलिए अग्रिम देखते हैं। काकचेष्टः। तो काकचेष्टः जो शब्द है वो किसके लिए है, काक की चेष्टा के लिए। तो यहां पर हम उसका किस प्रकार से समास विग्रह करेंगे, हम लिखेंगे काकस्य चेष्टा। किसकी चेष्टा है, काक की। तो काक चेष्टा, ऐसा इसका समास विग्रह, अर्थात इसका विकल्प जो है ख दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा जो प्रश्न उसमें लिखा हुआ है वाची पटुहु। तो वाची पटुहु ये क्या है, ये आपका इसमें बताया गया है कि वो वाणी में पटु है, बोलने में बड़ा चतुर है। तो इसके लिए क्या बनेगा, हम इसका सामासिक पद बनाएंगे। तो क्या बनेगा, इसका बनेगा वाकपटुहु, क्योंकि वाची जो शब्द है उसमें कहीं ना कहीं विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। तो विभक्ति चिन्ह हमें हटाना है, तो उसका प्रातिपदिक रूप, उसका मूल रूप आएगा, वो क्या आएगा, वाक, और उसके साथ हमें पटु जोड़ देना है, तो हो जाएगा वाकपटुहु। तो इसका भी ख विकल्प सही होगा, अर्थात दूसरा। उसके बाद अग्रिम जो है वहां लिखा हुआ है लताश्च तरवश्च गुलमाश्च। अब इसकी स्थिति को देखते हुए क्या बन रहा है, आपको बताया भी गया था कक्षा के दौरान कि जब इस प्रकार से च जो है बार बार प्रयोग में लिया जा रहा है तो वहां पे द्वंद्व समास है, और उसको हटा करके हम जो है क्या करेंगे, संख्या के अनुसार वचन का प्रयोग करेंगे। तो यहां हो जाएगा लता तरु गुलमाहा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो चौथा विकल्प है लता तरु गुलमाहा घ, ये इसका उत्तर रहने वाला है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें रेखांकित जो पद है वो है सव्यंग्यम। तो जो व्यंग है
वो उसके पूर्व में जो वर्ण जुड़ा हुआ है वो है स। और जब हम इस प्रकार के शब्द को देखते हैं तो वो होता है साथ के भाव में, जैसे समित्रम मित्र के साथ, सधनम धन के साथ, है ना। तो इस प्रकार से है, तो यहां भी इसका वही अर्थ रहने वाला है। तो यहां देखो लिखा हुआ है व्यंग्येन सहितम, व्यंग्येन सहितम, व्यंग सहित। तो इसका जो उत्तर रहने वाला है वो रहने वाला है ख। अर्थात इस प्रकार से हम इस प्रश्न के सभी विकल्पों का चयन करते हुए जो है लगभग इसमें से जो 5 दिए गए हैं उनमें से किन्हीं 4 का उत्तर हमें देना है, जो आपको ठीक लगे। आप कोई भी 4 प्रश्न जो है हल कर सकते हैं। तो यदि हम देख रहे हैं इनको पुनः, तो पहले प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा आपका ग कलरव गुंजितम। दूसरे प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ख काकस्य चेष्टा। तीसरे प्रश्न का जो उत्तर रहने वाला है वो रहेगा ख वाक पटुहु। चौथे प्रश्न का जो उत्तर रहने वाला है वो है घ लता तरु गुलमाहा। और पांचवें प्रश्न का जो उत्तर रहने वाला है वो है ख व्यंग्येन सहितम। इस प्रकार से इन 5 प्रश्नों में से आपको कोई भी जो 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको लिखने हैं। और यहां आपको स्पष्ट जो है दिया हुआ है निर्देश केवलम प्रश्न चतुष्टयम। तो ये प्रत्येक प्रश्न में नीचे दिया हुआ होता है, बस उसका ध्यान रखते हुए आप अपने सभी प्रश्नों को हल करते रहें और जितनी संख्या में आपसे मांगा गया है उतनी संख्या में आप उनका उत्तर दें। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के लिए। और वो जो प्रश्न है वो ये है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य वा उचितम उत्तरम विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। यहां भी लिखा हुआ है, देखिए केवलम प्रश्न चतुष्टयम, 4 अंकों का प्रश्न है और आपको इन 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए यहां भी वही सारे के सारा जो आपके अभ्यास प्रश्नों का स्वरूप है वही यहां लिया गया है। तो यहां हम देख रहे हैं जो आपका रेखांकित पद है उसमें कौन सा प्रत्यय है ये हमें बताना है। तो जो पद है वो है विमुक्ता। तो आपको उस समय बताया गया था कक्षा में कि जो इस प्रकार से जो स्वरूप बनने वाला है उसके लिए जो प्रत्यय होता है वो है आपका टाप, जिसमें जो आ है वो शेष रहता है। तो इस प्रकार से जो मूल है वो है विमुक्त और इसमें जो प्रत्यय होगा वो होगा टाप। तो ये स्वरूप बनेगा विमुक्ता। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है वो है सामाजिकम। तो सामाजिकम जो है उसमें समाज धन ठक, इस प्रकार से संस्कृत में प्रत्यय जो है ठक प्रत्यय जो है वो जुड़ेगा और उस प्रकार से वो बन जाता है सामाजिकम। अग्रिम जो प्रश्न है उसमें है क्रूर धन तल। अब आपको बताया गया था उस समय कि जो तल प्रत्यय है उसका केवल ता जो है स्वरूप बनता है। तो यहां जो स्वरूप बनेगा वो बनेगा क्रूरताम, क्रूरताम। तो यहां ता जो है क्रूरता मूल पद है और यहां जो वाक्य में उसका प्रयोग हुआ है कर्म के रूप में, तो कर्मणि द्वितीया, यहां पे द्वितीय विभक्ति हो जाएगी और बनेगा क्रूरताम। अग्रिम जो है वहां लिखा हुआ है समधनत्व। तो यहां जो स्वरूप बनने वाला है वो बनने वाला है समत्वम। ठीक है, क्या बनेगा? समत्वम। चलिए अग्रिम जो है बुद्धिमत धन गीप। तो यहां जो मूल स्वरूप बनेगा वो बनेगा बुद्धिमती, बुद्धिमती। तो इस प्रकार से आपके सामने ये 5 प्रश्नों का जो है समाधान बताया गया है। इस प्रकार के प्रश्न आपके रहने वाले हैं जहां पे आपको प्रकृति और प्रत्यय दोनों को अलग अलग करके लिखना है। तो यहां जो इस प्रकार से आप अभ्यास करते हुए अपने उन प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और जो अगला प्रश्न होगा उसमें जो हम बातचीत करेंगे, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, वो है उचित पद का चयन करते हुए रिक्त स्थानों को भरना है। और यहां भी ये 3 अंकों का प्रश्न है और लिखा भी हुआ है केवलम प्रश्न त्रयम। इन 4 प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ये एक तरह से संवाद का स्वरूप है। तो यहां किस शब्द का चयन होगा, थोड़ा संवाद के स्वरूप को देखते हुए आपको उत्तर का चयन करना है। तो लिखा है ऐ शुभे किम एवं रिक्त स्थानम रुद्यते।
ठीक है। तो रुद्यते जो क्रियापद है वो आत्मनेपदी है, और इस प्रकार का जो क्रियापद आएगा तो निश्चित रूप से जो कर्ता है उसमें तृतीय विभक्ति होनी है, आपको जिस प्रकार से वाच्य परिवर्तन में सिखाया गया था। तो यहाँ पे तृतीया किस में आई है, केवल ख जो विकल्प है वहां लिखा हुआ है त्वया, ये तृतीया से युक्त पद है। तो यहाँ पर इस रिक्त स्थान में हम इसका चयन करते हुए लिखेंगे अशुभे किम एवं त्वया रुद्यते। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ख त्वया। चलिए अग्रिम प्रश्न देखते हैं। भो वाशव पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम, तो अहम जो है यहाँ पे करता है, तो उसी के अनुसार क्रियापद का चुनाव होना है। तो क्या होगा आप खुद देख लीजिए, रुद्ये रुद्यते रोदिवह नहीं होगा, क्या होगा रोदिमी। जिस प्रकार से आपका क्रियापद है वो क्यों आए, किसके अनुसार आएगा, कर्ता के अनुसार। तो यहाँ कर्ता कौन है, अहम, तो उसके अनुसार क्रियापद होगा रोदिमी। तो दूसरे प्रश्न का जो विकल्प होगा वो होगा ग। चलिए तीसरा प्रश्न, सह दीन इति जानन अपि सह कृषकः रिक्त स्थानम पीड़यति। तो वो कृषक उसको पीड़ित कर रहा है, तो उसको पीड़ित कर रहा है, उसके लिए क्या आएगा तम। जो घ विकल्प है उसका हम जो है यहाँ पे चुनाव करेंगे और लिखेंगे तम पीड़यति। चलिए अग्रिम जो आपका प्रश्न है वो है किम एतत् भवता न। तो भवता में क्या है, तृतीय विभक्ति है, तो निश्चित रूप से ये फिर से आपका क्या बनने वाला है, कर्मणी बनने वाला है, कर्मवाच्य बनने वाला है। तो जब कर्मवाच्य होगा तो क्रियापद क्या होगा, आत्मनेपदी, आपको कक्षा में बताया गया था। तो इन नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प होगा, देखिए किम एतद् भवता न दृश्यते, पहला ही विकल्प होगा क। तो चलिए फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। पहले प्रश्न का जो विकल्प हमने चुना था वो था ख त्वया, दूसरे प्रश्न का विकल्प हमने जो चुना था वो था ग रोदिमी रोदिमी, तीसरा जो प्रश्न था उसमें जो विकल्प हमने चुना था वो था तम घ, और चौथा जो प्रश्न था उसका विकल्प जो हमने चुना है वो चुना है क दृश्यते। लेकिन आपको केवल 3 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि जिस प्रकार से प्रश्न निर्माता के द्वारा अपेक्षा है उतने ही प्रश्नों का हमें उत्तर देना है। तो आप इस प्रकार से सरलता के साथ संपूर्ण व्याकरण के उन अभिन्न प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे, जैसा कि आपको कक्षा में अभ्यास के दौरान सिखाया और बताया गया था। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये है हमारा अगला प्रश्न, और ये प्रश्न जो है आपका समय से संबंधित है, समय ज्ञान से संबंधित है, और इसके लिए मैंने बड़ी ही स्पष्ट एक वीडियो का निर्माण किया है जिसका लिंक मैं आपको यहाँ भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप उसके माध्यम से इसको और अधिक स्पष्टता से समझ पाएंगे और इसके उत्तर दे पाएंगे। चलिए यहाँ हम इस प्रश्न को जो है समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ लिखा गया है कालबोधक शब्दैहि अधोलिखित दिनचर्याम पूरयत, और केवलम प्रश्न चतुष्टयम। यहाँ भी आपको 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो देखिए हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 4:15, और उस समय आपको मैंने उस वीडियो में बताया था कि जो 15 मिनट का समय होता है उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं सपाद, और 4 के लिए क्या है चतुर, और बजे को हम कहते हैं संस्कृत में वादनम। तो यहाँ हो जाएगा सपाद चतुर वादनम। अब बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जिस प्रकार से हम हिंदी भाषा में 4:15, 4:30, 5:30 ऐसे बोलते हैं, तो जो प्रथम शब्द है जिसका उच्चारण हो रहा है सवा, उसी प्रकार हम संस्कृत में भी सवा के लिए सपाद शब्द का प्रयोग है, उसका प्रयोग पहले करेंगे। तो हम लिखेंगे सपाद चतुर वादनम। 4:45 को हम लिखेंगे क्योंकि 5 बजने में एक भाग कम है, 15 मिनट का जो समय है वो कम है, तो यहाँ हम लिखेंगे पादोन पंचवादनम। यहाँ थोड़ा सा हम जब इस स्थिति में होते हैं, पौने वाली स्थिति में होते हैं, तो अग्रिम अंक की गणना यहाँ पे की जाती है, अग्रिम अंक को यहाँ पर लिखा जाता है, तो उसे हम यहीं इसी प्रकार से लिखेंगे पादोन पंचवादनम, अर्थात एक भाग नहीं है, इस भाव में हम उसको लिख रहे हैं, तो लिखेंगे पादोन पंचवादनम। अग्रिम जो है समय उसका स्वरूप है 5:30। अब 30 मिनट के लिए हिंदी भाषा में शब्द है साढ़े, और हमने उस वीडियो में बताया था आपको कि साढ़े के लिए हम ले रहे हैं क्या सार्धम। तो यहां हम लिखेंगे उसी स्वरूप में जैसे 5:30 रहते हैं, उसी प्रकार लिखेंगे सार्ध, 5 को लिखते हैं पंच और बजे को लिखते हैं वादनम, तो सार्ध पंच वादनम, ये इसका स्वरूप बनने वाला है। अगला जो है वो है 6 बजे साक्षात, तो हम 6 को बोल रहे हैं सड और बजे को बोल रहे हैं वादनम, तो हम सीधा लिखेंगे इसमें सड वादनम। अग्रिम जो है उसमें लिखा हुआ है 8:15, तो अभी हमने प्रथम प्रश्न में देखा था कि हम सवा के लिए सपाद शब्द का प्रयोग कर रहे हैं,
और हमने 4 के लिए चतुर था, तो 8 के लिए हम बोल रहे हैं अष्ट। तो इस प्रकार से हम उसे लिखेंगे सपाद अष्ट वादनम। तो ये था आपके समय का स्वरूप। इस प्रकार से आप अभ्यास करते हुए इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। तो फिर से एक बार हम दोहरा लेते हैं इसको। 4:15 को हम लिख रहे हैं सपाद चतुर्वादनम। 4:45 को हम लिख रहे हैं क्योंकि वहां 4:45 हिंदी में हम उसे बोलते हैं, तो उसी प्रकार से हम उसका अनुसरण करते हुए यहाँ लिखेंगे पादोन पंचवादनम। 5:30 को हम यहाँ लिखेंगे सार्ध पंचवादनम। 6 बजे को हम यहाँ लिखेंगे षडवादनम और 8:15 बजे को हम यहाँ लिख रहे हैं सपाद अष्टवादनम। तो चलिए, ये स्थिति है आपके इस प्रश्न के सभी स्वरूपों की, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की है। और इसके लिए मैंने एक स्पेशल जो है अलग से एक वीडियो बनाया है, जहां प्रत्येक एक अंश को बड़े व्यवस्थित रूप से और बड़े विस्तार से समझाया गया है। जो महत्वपूर्ण शब्द इस समय के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, उन सभी शब्दों की अलग अलग जो है स्लाइड बनाते हुए, अलग अलग स्वरूप बनाते हुए उनको समझाने का प्रयास किया गया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के लिए। तो हमारा अग्रिम प्रश्न जो है वो इस प्रकार से है। हमें कुछ अव्यय पद जो हैं, जो आपको मैंने अपनी कक्षा में लिखवाए थे, जो महत्वपूर्ण अव्यय पद थे, उन सभी को आपकी नोटबुक में लिखवाया गया था और उन्हीं का स्वरूप हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे। मंजूषायाम प्रदत्तैः उचितैः अव्यपदैः अधोलिखित वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयत्। और यहाँ भी आपको केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि 3 अंकों का प्रश्न है। यहाँ 4 प्रश्न दे रखे हैं, आपको कोई भी 3 प्रश्न जो है उनका उत्तर यहाँ पे देना है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान है भवता मृणाल पटले भुक्ता। अग्रिम है अस्माकं परीक्षा रिक्त स्थानम अस्ति। फिर है रिक्त स्थानम विद्यालये कार्यक्रमः आसीत्। चौथा प्रश्न है माम विहाय कथम अन्यः कः रिक्त स्थानम राजा भवितुम अर्हति। अब इन सबको पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे मंजूषा में दिए गए अव्यय पदों को। अब थोड़ा सा इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अद्य, तो अद्य के लिए आपको बताया भी गया था आज। ह्यः हमने पहले भी चर्चा की थी इस प्रश्न पत्र में ही, बीता हुआ कल। अपि मतलब भी, और यत्र का मतलब होता है जहां। आपको जब उस समय अभ्यास करवाया गया था एक क्रीड़ा के माध्यम से, अत्र तत्र अन्यत्र सर्वत्र उभयत्र एकत्र यत्र, इस प्रकार से सभी का आपको अभ्यास करवाया गया था। तो वहीं से इसको थोड़ा सा समानांतर समझने का प्रयास करना है। तो यहाँ हम जो पहला जो प्रश्न है उसके रिक्त स्थान में हम भरेंगे। तो सबसे पहले हम भरेंगे, देखिए लिखिए, रिक्त स्थान है भवता मृणाल पटले भुक्ता। तो यहाँ पर जो हम भरेंगे मंजूषा में से, वो इसके लिए उपयुक्त जो हमारा अव्यय पद होगा वो रहेगा यत्र। यत्र भवता मृणाल पटली भुक्ता। दूसरा जो प्रश्न है वहाँ देखिए, अस्माकं परीक्षा रिक्त स्थान अस्ति। तो हमारी परीक्षा है, कब है, वो समय पूछ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अद्य। अस्माकं परीक्षा अद्य अस्ति। तो दूसरे रिक्त स्थान में हम अव्यय पद भरेंगे मंजूषा से अद्य। अब अग्रिम जो है वो है रिक्त स्थान विद्यालय कार्यक्रमः आसीत्। तो आसीत् के लिए आपको बताया गया था कि वो भूतकाल की बात करता है, और भूतकाल की बात मतलब जो समय बीत गया है। तो यहाँ जो हम मंजूषा में देखेंगे तो बीते हुए समय के लिए कौन सा उपयुक्त अव्यय पद है, वो है ह्यः, अर्थात बीता हुआ कल। तो निश्चित रूप से वही आना चाहिए। तो हम यहाँ भरेंगे ह्यः विद्यालये कार्यक्रमः आसीत्, ऐसा हम इसमें भरेंगे। अब चौथा जो है अंतिम, आप समझ ही पा रहे हैं, जो बचा है उसे हम लिख देंगे। तो माम विहाय कथम अन्यः कः अपि राजा भवितुम अर्हति। इस प्रकार से हम इसमें अव्यय पदों को उचित रूप से लिखेंगे। तो यहाँ फिर से एक बार उसे देख लेते हैं। पहला जो रिक्त स्थान है उसमें हम भरेंगे यत्र। दूसरा रिक्त स्थान है वहाँ हम भरेंगे अद्य। तीसरा रिक्त स्थान जो है उसमें हम भरेंगे ह्यः, और अंतिम में हम भरेंगे अपि। तो चलिए इस प्रकार से हम इस प्रश्न का उत्तर देने का जो है अभ्यास करेंगे बार बार। इसी प्रकार के जो अन्य प्रश्न हैं अव्यय पदों के साथ आपके मुख्य प्रश्न पत्र में हो सकते हैं। तो आप इसका लगातार अभ्यास करते रहें, नियमित अभ्यास करते रहें, और एक अच्छे स्कोर के साथ आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्रिम जो हमारा प्रश्न है वो है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत। अर्थात यहाँ कुछ जो है अशुद्ध शब्द लिखे गए हैं, उसके लिए जो शुद्ध शब्द है उसका चयन करते हुए आपको पुनः वाक्यों को लिखना है।
ये अभ्यास आपको करना है। और यहाँ भी आपको जो है केवल 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि 3 अंकों का ये प्रश्न है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला जो प्रश्न है वो लिखा है, त्वम सर्वे एव मे प्रियाः। अब यहाँ आप स्वयं देख लीजिए। देखिए, त्वम शब्द जो है ना, वो त्वम शब्द किसके लिए आता है? तुम, एक के लिए आता है। और वहाँ लिखा हुआ है सर्वे, तो सर्वे क्या है? उसका विशेष्य पद है। तो विशेषण क्या होना चाहिए? जो वचन और विभक्ति विशेष्य पद में है, वही वचन और विभक्ति, वही लिंग किस में होना चाहिए? विशेषण में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसमें यहाँ पर जो आया है वो आया है, बहुवचन वाला जो शब्द है वो एक ही है, वो है यूयम। तो यूयम सर्वे एव मे प्रियाः। तो इसका जो उत्तर होने वाला है, विकल्प जो सही है वो है ख, यूयम। अग्रिम प्रश्न को देखेंगे तो वहां लिखा हुआ है उपदेशस्य, है ना? संपूर्ण वाक्य को भी देखना पड़ेगा। महर्षि वाल्मीकि ही उपनय उपदेशस्य आवयोः गुरु अस्ति। ये शिशुलालनम पाठ से लिया गया है। और यहाँ पर जो है उन्होंने भाव है उनका कि उपनयन के उपदेश के कारण से जो महर्षि वाल्मीकि है वो हमारे गुरु हैं दोनों के, तो उस कारण से हैं, इसलिए हेतु है। तो हेतु में क्या होना चाहिए? तृतीया होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां जो आया है उसके लिए होगा उपदेशेन। जो इसका उत्तर होना है वो है क, विकल्प उपदेशेन। चलिए तीसरा हम देखते हैं, सा कुपिता एवं भणसी। भणसी अर्थात कहती है। तो सा कौन है? महिला। किसके लिए आया है? सीता के लिए। तो यहां पर जो आएगा वो आएगा भणती, क्योंकि सा जो है वो क्या है? वो आपका प्रथम पुरुष का एक वचन है। तो यहां भी आपका जो है प्रथम पुरुष का एक वचन ही क्रियापद आना चाहिए। तो इस प्रकार से क्या होगा? यहां पे आएगा विकल्प ग, भणति। सा कुपिता एव या एवं भणति। अंतिम जो है वो लिखा हुआ है भयंकरः। तो भयंकरः व्याघ्रमारी। और व्याघ्रमारी क्या है? एक महिला है। तो महिला है तो वही वाली बात है कि जो विशेषण पद है उसमें वही सारा लिंग विभक्ति और वचन होना चाहिए जो विशेष्य में है। तो यह व्याघ्रमारी क्या है? महिला है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। तो यहाँ पर भी उसका विशेषण पद भयंकरः होने की बजाय भयंकरा होना चाहिए। जो उत्तर है विकल्प घ, भयंकरा। तो चलिए एक बार पुनः हम इनके विकल्पों को देख लेते हैं। पहले प्रश्न में है ख, यूयम। दूसरे प्रश्न में होगा क, उपदेशेन। तीसरे प्रश्न में होगा ग, भणति। और चौथे प्रश्न में होगा भयंकरा घ। तो इस प्रकार से हम इन सभी सही विकल्पों का चयन करते हुए पुनः इनको लिखेंगे। तो ये था हमारा 11वां प्रश्न। अब हम बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। तो चलिए ये है हमारा 12वां प्रश्न। यहाँ पुनः आपको उसी प्रक्रिया को अपनाना है जो हमने पहले प्रश्न के लिए अपनाई थी। यहाँ उसी प्रकार से आपको गद्यांश को बड़े ध्यान से पढ़ना है, प्रत्येक पंक्ति को समझना है और उसी प्रकार से जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें जो पहला प्रश्न है उसमें से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है वो आधे अंक का है। और दूसरा जो प्रश्न है वहाँ भी आपको केवल प्रश्न 2 करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और तीसरा जो प्रश्न है वहाँ आपको थोड़ा सा व्याकरण का स्वरूप मिलने वाला है, इसलिए आप व्याकरण के संदर्भ में भी अभ्यास करते रहें। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है आपका एक पदेन उत्तरत। यहाँ भी आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जिस प्रकार से हमने पहले प्रश्न में गद्यांश में से उत्तर छांट करके लिखे थे, उसी प्रकार से आपको यहाँ भी गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांट करके लिखने हैं और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है वहाँ भी आपको गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांट के लिखने हैं, लेकिन उत्तरों का स्वरूप जो होना है वो एक वाक्य का होगा। अर्थात कहीं ना कहीं पहले प्रश्न में जहाँ एक पद में उत्तर लिखना है, दूसरे प्रश्न में वहाँ पर आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो दोनों ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और स्वयं से उसका अन्वेषण करेंगे, ढूंढेंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की, जहाँ लिखा हुआ है निर्देशानुसार उत्तरत। और यहाँ भी आपको केवल और केवल प्रश्न 2 ही हल करने हैं, 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, क्योंकि ये 2 अंकों का प्रश्न है। तो यहाँ तीसरा जो प्रश्न उसका पहला है दुखी इत्यस्य किम विपर्य पदम अत्र प्रयुक्तम। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जो चौथी पंक्ति है वहाँ लिखा हुआ है मुदित आरक्षी। तो मुदित शब्द जो है उसका अर्थ होता है प्रसन्न। तो
तो यहाँ दुखी शब्द जो है उसका जो विलोम शब्द होगा वो होगा मोदित, जिसका अर्थ होता है प्रसन्न। तो दूसरा जो प्रश्न है वो है मृत शरीरस्य इत्यस्य पर्याय पदम गद्यांशात चित्वा लिखत। जो मृत शरीर पद है उसका यहाँ पर जो है कौन सा पर्याय पद प्रयुक्त किया गया है, जब हम उसको देखते हैं तो वहाँ पर पहली ही जो पंक्ति है उसका दूसरा जो वाक्य है वहाँ लिखा गया है तत्रोपेत्य काष्ठपटले निहितं पट्टाच्छादितं देहं स्कंधेन वहन्तौ न्यायाधिकरणं प्रति प्रस्थितौ। ये जो वाक्य है उसमें पट्टाच्छादितं देहम जो शब्द है वो मृत शरीर का जो है वो पर्याय पद है। तो यहाँ हम इसका उत्तर जो लिखेंगे वो लिखेंगे पट्टा आच्छादितम देहम। तीसरा जो प्रश्न है वहाँ लिखा हुआ है प्राचलताम क्रियापद से कर्तृपदम लिखत। जो प्राचलताम क्रियापद है उसका कर्तृपद क्या है, तो हम जब इस गद्यांश को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो पहले ही वाक्य का जो क्रियापद है वो है प्राचलताम। तो यहाँ पर हम उसके कर्तृपद को जब देखते हैं तो वो है उभौ, उभौ प्राचलताम। तो उभौ शब्द जो है इसका कर्तृपद होगा। इस प्रकार से हम इस गद्यांश में से पहले दोनों ही प्रश्नों के जो प्रश्न है उसमें, जैसे पहला जो प्रश्न है वहाँ से आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, दूसरे प्रश्न में भी आपको 2 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। इस प्रकार से आपको अभ्यास करते हुए जो है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर वहाँ ढूंढना है। और जो तीसरा प्रश्न है उसके तीनों ही प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से हम थोड़ा शब्दों के अर्थ को समझते हुए यदि हम देंगे तो निश्चित रूप से हम उसको हल कर सकेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अग्रिम प्रश्न की ओर, जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं, जो हमारा अग्रिम प्रश्न है वो है आपको अधोलिखितम पद्ये पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। ये जो है 5 अंकों का प्रश्न है और यहाँ भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से आप गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छाट रहे थे, यहाँ आपको इस पद्यांश में से श्लोक में से जो है प्रश्नों के उत्तर छाट रहे हैं। तो चलिए, जिस प्रकार से आपने गद्यांश में प्रश्नों के उत्तर छाटे थे उसका अभ्यास तो आप कर ही पाए हैं। अब हम ये थोड़े लिए हमारे लिए नया है, तो हम पद्यांश में से कैसे प्रश्नों के उत्तर छाटेंगे, हम इसी जो है एक एक प्रश्न को लेकर के उसका अभ्यास करेंगे। तो जो हमारा पहला प्रश्न है वहाँ आपको एक पद में उत्तर देना है, एक पदेन उत्तरत, अर्थात आपको एक पद में ही उसका उत्तर देना है। यहाँ भी आपको 3 में से कोई 2 प्रश्न करने हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है चित्ते वाची च का भवेत। चित्त और वाणी में क्या होना चाहिए। तो देखो पहला ही जो इसका चरण है श्लोक का, उसमें उसका उत्तर है अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत। तो क्या होना चाहिए, अवक्रता। तो पहले प्रश्न का उत्तर है अवक्रता। दूसरा जो प्रश्न है वहाँ है कह परुषाम वाचम वदति। तो इसके उत्तर के लिए हम देख रहे हैं कि परुषाम वाचम ये शब्द हमें कहाँ मिल रहा है, तो ये हमें मिल रहा है तीसरी पंक्ति में, वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत। तो यो शब्द जो है वो इसका उत्तर होगा, क्योंकि एक ही पद में उत्तर देना है। तो कह की जगह होगा यह, तो यहाँ उत्तर होगा यह कह दो या यो कह दो, ये इसका उत्तर होना है। तीसरा जो प्रश्न है वो है तदेव समत्वम इति के आहु। वही समत्व है ऐसा कौन कहते हैं। तो देखिए दूसरी पंक्ति में प्रारंभ ही इससे हो रहा है, तदेव आहु महात्मानः। ये कौन कहते हैं, महात्मानः। तो इसका उत्तर होगा महात्मानः। इस प्रकार से तीनों के जो उत्तर हैं वो इसी प्रकार से रहने वाले हैं। पहले का उत्तर जो है वो होगा अवक्रता, दूसरे का होगा यो, तीसरे का महात्मानः। अब हम देख रहे हैं दूसरे प्रश्न का पहला, कह अपक्वम फलम भुंक्ते। तो इसका जो उत्तर होने वाला है वो लिखा हुआ है, देखो भुंगते अपक्वम विमूढ़धि। विमूढ़धि जो मूर्ख व्यक्ति है, तो यहां इसका उत्तर होगा, इसको पूरा आप लिख सकते हैं भुंगते अपक्वम विमूढ़धि, क्योंकि यहां आपको एक वाक्य में उत्तर देना है, तो आप पूरे चरण को भी लिख सकते हैं। दूसरा जो प्रश्न है वो है समत्वम किम भवति। तो यहां आप जब लिखेंगे तो दूसरे चरण को आप देखेंगे, लिखा हुआ है तदेव आहु महात्मानः समत्वम इति तथ्यतः। तो इस संपूर्ण वाक्य को आप वहां लिख सकते हैं, संपूर्ण चरण को आप वहां लिख सकते हैं, क्योंकि आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तीसरा जो प्रश्न है वहां है वाची कीदृशी अवक्रता भवेत। वाणी में कैसी अवक्रता होनी चाहिए। तो पहली ही पंक्ति इसका उत्तर है कि जैसी चित्त में वाणी वैसी ही वाणी आपकी जो है, जैसी चित्त में अवक्रता हो वैसी आपकी वाणी में होनी चाहिए। यहाँ लिखा है अवक्रता यथा चित्ते तथा वाची भवेत। तो यही इसका उत्तर है। संपूर्ण चरण को आप इस उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। अब है तीसरा प्रश्न, और यहाँ पर आपको कोई 2 प्रश्न करने हैं, क्योंकि 2 अंकों का प्रश्न है।
तो यहाँ पहला जो प्रश्न है वो है आहु इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, कहा है इस क्रियापद का कर्ता कौन है, तो कर्ता कौन है, महात्मानः, ये इसका उत्तर होगा महात्मानः। दूसरा प्रश्न है, वहां लिखा है वक्रता इस पद का विलोम पद क्या है, तो विलोम पद तो हमने पढ़ा ही है, पहला शब्द यही है अवक्रता, तो वक्रता का विलोम शब्द हो जाएगा अवक्रता। उसी प्रकार जो तीसरा प्रश्न है वो है मनसी इति पदस्य पर्याय पदम किम, तो मनसी जो पद है उसका पर्याय पद अर्थात पर्यायवाची जो पद होगा वो होगा चित्ते अर्थात चित्त में, तो जो भाव मनसी का है मनसी वही भाव चित्ते। तो इस प्रकार से हम जो है थोड़ा ध्यान देते हुए प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है इसी पद्यांश में से छांटने का प्रयास उसी प्रकार करेंगे जिस प्रकार हमने गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांटे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है, हमने गद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांटे, हमने पद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांटे, अब हमारा अग्रिम जो प्रश्न है वो है नाट्यांश में से प्रश्नों के उत्तरों को छांटना, जो आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ हम उसी प्रकार से उसी जो है गतिविधि का या हम ये कहें कि विधा का अनुकरण करेंगे जो हमने इससे पहले गद्यांश और पद्यांश में किया है। तो यहाँ भी आप इस नाट्यांश को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और प्रत्येक जो पात्र है उसके संवाद को समझने का प्रयास करेंगे। और यहाँ नाट्यांश में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो उस परिस्थिति को भी बताते हैं कि उस समय किस प्रकार की परिस्थिति मंच पर है, उन शब्दों को भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि उनको आधार बनाकर भी यहाँ जो है प्रश्नों का निर्माण किया गया है। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अपने प्रश्नों के उत्तर को देने के लिए। सबसे पहले इस नाट्यांश को जैसा कि पहले बताया गया बड़े ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद जो प्रथम प्रश्न है वहाँ 3 प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से आपको किसी 2 का उत्तर देना है। उसी प्रकार दूसरे प्रश्न में भी जो 3 प्रश्न दिए हैं वहाँ भी आपको किन्हीं 2 का उत्तर देना है। और उसी प्रकार प्रश्न 3 में भी जो 3 प्रश्न दिए हैं वहाँ भी आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, वहाँ लिखा है एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में ही आपको उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है कुशलवयोः मार्गः या मार्गम कः निर्दिशति। तो देखिए पहली ही पंक्ति में लिखा हुआ है कि ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गौ, तो उनका जो मार्ग है वो कौन दिखा रहा है, वो दिखा रहा है विदूषकः, तो इसका उत्तर होगा विदूषकः। चलिए दूसरा है कौ अनिच्छाम नाटयत। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो लगभग जो दूसरी बार जो उभौ जो है एक तरह से पात्र का वर्णन किया गया है, तो वहाँ वो स्वयं ब्रैकेट में लिखा है अनिच्छाम नाटयत, ठीक है। तो वहाँ अनिच्छाम नाटयत किन के लिए लिखा है, उभौ के लिए लिखा है। तो यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा कौ की जगह उभौ। अगला प्रश्न है वो है कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। तो यहाँ अंतिम जो पंक्तियाँ हैं जहाँ वार्तालाप हुआ है भगवान श्री राम का और लव का, तो वहाँ उन्होंने पूछा है को वा भवतो वंशस्य कर्ता, तो आपके वंश का कर्ता कौन है, सूर्य या चंद्रमा। तो लव ने उत्तर दिया है भगवान सहस्र अदिति, अर्थात जो सूर्य हैं वो आपके वंश के या हमारे वंश के कर्ता हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न के, जो अन्य प्रश्न है उनकी, जहां आपको एक वाक्य में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है रामः कथम वंश परिचयम पृच्छति। तो यहाँ पर जो है जब आप उसे पढ़ते हैं तो सीधा सीधा वहाँ लिखा हुआ है कि राम जो है किस प्रकार से उनके वंश का परिचय पूछता है। तो वहाँ वो स्वयं लिखता है कि कौतूहलवशात, कि कौतूहलवश जो है उनके वंश का परिचय वो पूछता है। तो यहाँ लिखा गया है, बस वही पूरा वाक्य वहाँ से उठा करके और आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर कुशलवौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च किम पृच्छतः। तो यहाँ देखेंगे आप जो दूसरा ही वाक्य है वो कुश और लव के लिए लिखा गया है रामम उपसृत्य प्रणम्य च अपि कुशलम महाराजस्य, ये उनका उत्तर है जो उन्होंने भगवान श्री राम से पूछा था। चलिए तीसरा प्रश्न है हिमकरः कस्मात् भावात् पशुपतेः मस्तके व्रजति। तो यहाँ पर जो राम जो है उनके द्वारा जो कथन कहा गया है, तीसरा जो राम का कथन है वहाँ लिखा गया है व्रजति हिमकरो अपि पशुपति मस्तके बाल भावात्। तो ये संपूर्ण जो वाक्य है वो इसका उत्तर रहने वाला है। तो चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में।
तो तीसरे प्रश्न में लिखा है निर्देशानुसारम उत्तरत, केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है निर्गच्छतः इति पदस्य विपर्य पदम नाट्यांसाद चित्वा लिखत। जो निर्गच्छतः है उसका विलोम शब्द क्या होगा? तो जहां से ये प्रारंभ हो रहा है वहीं आया है, देखिए प्रविशतः। पहले ही वाक्य में जो ब्रैकेट में लिखा गया वहां लिखा है प्रविशतः। तो निर्गच्छतः मतलब निकलता है, प्रविशतः मतलब प्रवेश करता है, तो इसका विलोम शब्द हो गया। दूसरा जो है वहां लिखा है ततः प्रविशतः विदूषकेन उपदिश्य मानमार्गौ तापसौ कुशलभौ। यहां पर कर्तृपद कौन है? तो दोनों ही हैं, कुशलभौ। चलिए तीसरा प्रश्न और अंतिम प्रश्न है समीपम गत्वा इत्यस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। पास जाकर के इसके लिए जो आया है वो वही जो है जहाँ लिखा हुआ है कुश और लव के लिए पहला ही उनका जो संवाद है लिखा है ब्रैकेट में रामम उपसृत्य प्रणम्य च। तो उपसृत्य का मतलब पास जाकर। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है हम इन प्रश्नों का उत्तर इसी नाट्यांश में से थोड़ी सी समझ को विकसित करते हुए देने का प्रयास करेंगे। और बस ये ध्यान रखेंगे कि जो व्याकरण आधारित प्रश्न है वहाँ पर कर्तृपद कौन है, क्रियापद क्या है ना, पर्यायवाची पद क्या है, विलोम शब्द क्या है। तो ये थोड़ा सा हम व्याकरण की दृष्टि से भी अपने आप को जो है सुदृढ़ बनाएंगे, बार बार अभ्यास करेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर देने में आपको उसकी सहायता मिलने वाली है निश्चित रूप से। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अग्रिम प्रश्न है वो ये है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। यहाँ पर आपको जो है रेखांकित पदों को ध्यान में देते हुए संपूर्ण वाक्य को प्रश्न में बदलना है। ये उत्तर दिए गए हैं और रेखांकित पद को ध्यान में रखते हुए आपको जो है उनको प्रश्न में बदलना है। तो यहाँ पर भी आपको जो है 5 में से कोई 4 प्रश्न ही करने हैं क्योंकि 4 अंकों का प्रश्न है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, जो रेखांकित पद होता है ना उसके आधार पर जब आप प्रश्न का निर्माण करते हैं तो रेखांकित पद का विश्लेषण आपको करना है कि वहाँ जो पद प्रयुक्त हुआ है वो कौन से लिंग का है, कौन से वचन का है और उसमें कौन सी विभक्ति है। बस इस तीनों ही प्रकार को समझने के बाद आप निश्चित रूप से बिल्कुल सटीक उत्तर दे सकेंगे। तो देखिए हम कैसे उसको पहचानेंगे, थोड़ा सा हम देखें। आपने शब्दरूप का अभ्यास निश्चित रूप से किया ही होगा जैसा कि आपको कक्षा में करवाया गया था। तो पहला प्रश्न है, वहाँ जो रेखांकित पद है वो है बाल भावात। अब आपने यदि बालक शब्द के शब्द रूपों का अभ्यास किया है तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति के एक वचन में बनता है बालकात, है ना, बालकात। तो यहाँ पर क्या है, बाल भावात। तो आपको जो है किम शब्द के पुल्लिंग में पंचमी का एक वचन जो है चुनना है, यहाँ पे वो होगा कस्मात। तो इसका जो स्वरूप बनने वाला है वो बनने वाला है हिमकरः कस्मात पशुपते मस्तके व्रजति। ये इसका प्रश्न बनने वाला है। तो उत्तर होगा कस्मात। दूसरा जो प्रश्न है वहाँ लिखा हुआ है वन्य पशून। अब आपने गुरु शब्द के शब्द रूप का यदि अभ्यास किया हुआ है तो वहाँ पर जो है गुरु शब्द का द्वितीया के बहुवचन में बनता है गुरून। तो उसी प्रकार से उकारांत यदि हम स्वरूप देखेंगे तो यहाँ पशु शब्द भी उकारांत है, तो उसका भी द्वितीया के बहुवचन में क्या बनता है, पशून। तो यहाँ पर जब हम प्रश्न करेंगे तो वहाँ हम बिल्कुल पुल्लिंग में ही जाएंगे क्योंकि पुल्लिंग में किम शब्द का जो स्वरूप बनता है उसमें कहीं उकारांत, आकारांत, ईकारांत नहीं होता है, केवल किम शब्द के ही रूप चलते हैं। तो यहाँ पर जो होगा वो होगा कान, क्योंकि द्वितीया के बहुवचन में वहाँ भी बनता है कान, वो जिसका नय हलंत होता है। तीसरा जो प्रश्न है वहाँ है चोरस्य पादध्वनिना अतिथि प्रबुद्धः। तो यहाँ जो प्रश्न बनेगा कि चोर की जो नींद है वो कैसे खुली, चोर कैसे जगा। तो यहाँ पर पादध्वनिना लिखा हुआ है, पैरों की ध्वनि के द्वारा। तो यहाँ पर होगा कया, क्योंकि ध्वनि शब्द जो है वो वैसे तो यदि हम बात करें तो आप केन भी लिख सकते हैं क्योंकि ध्वनि शब्द पुल्लिंग में भी आता है। तो यहाँ जो स्वरूप है वो बनेगा आपका केन, या कथम भी आप ले सकते हैं। आप यदि थोड़ा सा लिंग में कहीं ना कहीं आपको संशय है, संदेह है, यदि आपको भ्रम है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा दोनों ही लिंगों को छोड़ करके आप कथम शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं। जो हमारे सप्त ककार होते हैं उनमें कथम शब्द भी होता है, कथम का मतलब कैसे, तो यहाँ आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा कथम। नेक्स्ट जो है, अगला जो है, अग्रिम जो है वो है आरक्षी चौर्य अभियोगे तम न्यायालयम नीतवान। तो उसे न्यायालय में ले गया। तो ये एक स्थान की बात हो रही है। तो स्थान बोधक जो हमारा शब्द है वो है आपका, यदि हम प्रश्न करते हैं तो कुत्र। तो इसका उत्तर होगा कुत्र नीतवान। तो इसका हम इस प्रकार से लिखेंगे। और जो अंतिम प्रश्न है वो है प्रकृति ही, यहाँ पर लिखा हुआ है उसको रेखांकित किया गया है। तो प्रकृति ही के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे किम। तो यहाँ पर जो है
किम शरणम या का शरणम या कह शरणम, आप तीनों ही लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि किम लिखते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है। तो इस प्रकार से इन पांचों प्रश्नों के उत्तर जो होंगे, पहले का होगा कस्मात, दूसरे का होगा कान, तीसरे का होगा कथम, चौथे का होगा कुत्र और पांचवे का होगा किम। तो इस प्रकार से आप जो है थोड़ा सा शब्द रूपों के साथ साथ जो किम के शब्द रूप हैं तीनों ही लिंगों में, आप उनका जरूर अभ्यास करें। और उनके बाद जो हमारे सप्त ककार होते हैं, जिनको कहते हैं किम, कदा, कुत्र, कुतः, कथम, किमर्थम, इस प्रकार के लगभग जो हमारे 7 सप्त ककार होते हैं जो प्रश्न निर्माण में बड़े सहायक होते हैं, उनका भी आप अभ्यास करें। उसके लिए भी एक वीडियो जो है मेरे लिए मैंने बनाया है, आप उसकी मदद ले सकते हैं कि किस प्रकार से आप सप्त ककारों का प्रयोग करते हुए आप जो है प्रश्न निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न के लिए। और अग्रिम प्रश्न जो है वो इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे है, आप उसे देख पा रहे होंगे। तो यहाँ भी आपको उसी प्रकार से अभ्यास करना है जिस प्रकार से आपने पद्यांश में से प्रश्नों के उत्तर छांटे थे। तो यहाँ भी आपको जो है उसका अन्वय दिया गया है। आपको पहले प्रश्न में उस अन्वय के लिए जो मंजूषा दी गई है उसमें से उचित पद को उठा करके और रिक्त स्थान भरने हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि हे मालाकार, इस प्रकार का अन्वय वो कर रहे हैं कि हे मालाकार। तो मालाकार जो है उससे बाद जो चरण है वहाँ देखेंगे आप, लिखा हुआ है निधागे अल्पई तोए अपि। तो ये जो है प्रथम चरण का जो है एक तरह का स्वरूप बन रहा है। तो वहाँ पर कौन सा शब्द छूट रहा है प्रथम चरण का, तो हम देख पा रहे हैं वहाँ पर छूटा हुआ है भीम भानव। तो भीम भानव शब्द जो है उस चरण से छूटा हुआ है, तो हम इस रिक्त स्थान में वही शब्द भरेंगे जो उस चरण में छूटा हुआ है। तो इस प्रकार से हम पहला रिक्त स्थान भरेंगे। दूसरा जो भरेंगे वहाँ आप देखेंगे कि जो लिखा हुआ है कि करुणया अस्य तरोहो या पुष्टि। तो तरो पुष्टि जो है उस वाले वाक्य में से कहीं ना कहीं भवता शब्द जो है वो हमें इस मंजूषा में दिखाई दे रहा है। तो हम उस चरण को पूरा करते हुए जो दूसरा रिक्त स्थान है उसमें हम भरेंगे भवता। और तीसरा जो है वहाँ लिखा हुआ है देखिए वाराम और विश्वतः धारासारान अपि विकीरता वारिदेन इह। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि जो तीसरा जो चरण है वहाँ पर वाराम शब्द का प्रयोग भी हुआ है। तो उसके लिए जो प्राविर्षेण जो शब्द है वो छूटा हुआ है यहाँ पे, तो तीसरे में हम उसे भरेंगे प्राविर्षेण को। और चौथा जो रिक्त स्थान है वहाँ बिल्कुल एक ही तो बचा है जनिए तुम, तो उसे हम वहाँ लिख देंगे। इस प्रकार से हम रिक्त स्थानों को भरते हुए, यदि अथवा में यदि आप करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी हम उसी प्रकार से भरेंगे जिस प्रकार से हमने पहले जो है अन्वय में रिक्त स्थान में उचित मंजूषा शब्दों को लिखा है, उसी प्रकार से हम यहाँ भी जो भावार्थ लिखा हुआ है उसमें भी मंजूषा से उचित पद को उठा करके हम भरने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है देखिए अस्य श्लोकस्य भाव अस्ति यत यथा रिक्त स्थान उदय समय रक्तः भवति। तो उदय समय कौन रक्त होता है, यहाँ लिखा हुआ है देखिए कि सविता उदय रक्तो। तो सविता मतलब सूर्य। तो यहाँ पर उन्होंने जो सविता की बजाय सूर्य शब्द का प्रयोग कर दिया है, तो हम वहाँ लिख सकते हैं कि पहले रिक्त स्थान में हम लिखेंगे सूर्य। दूसरा जो रिक्त स्थान है वहाँ देखिए लिखा हुआ है समये अपि रक्तः भवति। तो उसने कहा कि वो उदय भी रक्त रहता है और दूसरे समय भी। तो दूसरा समय कौन सा है, दूसरा समय है कि जब वो छिपता है, तो क्या रहेगा उसमें अस्ते। अस्ते मतलब अस्त होते समय। और तीसरा जो है उसमें लिखा हुआ है कि तथैव महान्तः सज्जनाः संपत्तौ रिक्त स्थान सति। तो संपत्तों के आने पर भी या विपत्ति के आने पर भी, तो आगते जो शब्द है वो तीसरे रिक्त स्थान में हम भरेंगे। और चतुर्थ जो बच गया वो बच गया शांताः, तो हम चौथे रिक्त स्थान में शांताः को भर देंगे। इस प्रकार से आप उचित पद का चयन करते हुए संबंधित रिक्त स्थान को भरने के बाद संपूर्ण अन्वय और भावार्थ को पढ़ करके उसके सही अर्थ को समझते हुए अपने प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। और हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। यहाँ हमें जो अधोलिखित कथांशम समुचित क्रमेण लिखत, जो घटनाक्रम होता है ना, जिसका कक्षा में बहुत बार मेरे द्वारा अभ्यास करवाया गया है। आप सबसे पहली बात तो ये समझिए कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक में संस्कृत भाषा में कथा है, कहानी है, उसी में से ये घटनानुक्रम का प्रश्न आने वाला है। तो थोड़ा सा आप इस बात के लिए ज़रूर अपने आप को जो है तैयार रखें। जैसा कि मैं बार बार कक्षा में भी कहता हूँ कि जो कथा है उसका एक बार आप थोड़ा सा भावार्थ समझ लें, उसका अर्थ समझ लें, और प्रत्येक जो आपका ये कहें कि पैराग्राफ है
उसके वाक्य को थोड़ा ऊपर नीचे करते हुए पुनः से उसे ठीक करने का प्रयास यदि आप कर लेंगे तो फिर आप इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही सजगता से और बहुत ये कहें कि सरलता से दे पाएंगे। तो चलिए हम अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि ये वास्तव में जो घटनाक्रम है, ये जो ये कहें कि जो कथांश है वो कौन से कथा से लिया गया है। तो पहले सबसे पहले तो हम उस कथा को समझने का प्रयास करेंगे। उस कथा को हम थोड़ा सा अपने दिमाग में याद कर लेंगे, उसे हम रिकैप कर लेंगे, उसे हम पुनः जो है उसका स्मरण कर लेंगे और फिर उस कथा को मन ही मन में पूरा अपने आप को सुना देंगे। और अब सुनाने के बाद जो एक स्वरूप बनता है डायलॉग्स का, ये कहें कि संवाद का, उस कथा का जो स्वरूप बनता है, जो धारा प्रवाह बनता है, उसके अनुसार हम इसमें आए हुए इन वाक्यों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, तारतम्य बिठाने का प्रयास करेंगे कि कौन सा वाक्य जो है वो कथा में कहाँ जो है व्यवस्थित होता है, जिससे कि कथा अपने एक ये कहें कि क्रमिक स्वरूप में बनती चली जाती है। तो चलिए हम एक एक करके पहले वाक्य को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अर्थ को समझते हुए हम कथा को एक एक वाक्य को जो है घटना के अनुसार वहाँ पर जो है व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक वाक्य को पढ़ते हैं। व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृंगालकः। तो व्याघ्र भी जो है वो गले में बंधे हुए श्रृंगाल के कारण उसे लगा कि मैं बिल्कुल अब समाप्त हो जाऊंगा। दूसरा है कि जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। अब वो जो वो सोच रही है, जो व्याघ्रमारी है वो महिला सोच रही है कि जम्बुक ने जो है उसको बड़ा उत्साहित कर दिया है, अब उससे मैं कैसे बचूं, कैसे रक्षा करूं। और तीसरा जो है कि परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुक अक्षिपंती अंगुल्याः तर्जंती उवाच। तो प्रत्युत्पन्नमति जो वो थी महिला जिसे व्याघ्रमारी कहा गया था, वो उस जम्बुक पर आक्षेप करती हुई अंगुली, तर्जनी अंगुली दिखाते हुए उससे कहती है। ये तीसरे का एक तरह से अर्थ निकलता है। चौथा जो है उसमें है कि श्रृंगालेन सहितम पुनः आयांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमति चिंतितवती, कि श्रृंगाल के साथ पुनः आते हुए व्याघ्र को दूर से ही देख करके बुद्धिमती ने जो है सोचा। क्या सोचा, तो यहाँ अतएव उच्यते बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्य सर्वदा। इसीलिए कहा गया कि बुद्धि ही जो सभी कार्यों में सब जगह बलवान होती है, बलवती होती है, ये इसका भावार्थ है। अग्रिम जो है उसमें है कि यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो तुम मुझे अपने गले से बांध लो, लेकिन जल्दी चलो। ऐसा जो है गीदड़ बाघ को कहता है जब वो उसे वापस बुद्धिमती के लिए तैयार करता है। फिर अग्रिम जो है वह है कि सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययो। अब वो व्याघ्र जो है वैसा करते हुए पुनः जो है जंगल में चला गया। ये बिल्कुल उसके क्रम में चल रहा है, उसी वाक्य के बाद आएगा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनः अपि मुक्ता भवत। इस प्रकार से बुद्धिमती बाघ से उत्पन्न होने वाले भय से पुनः मुक्त हो जाती है। तो ये जो है कथा का स्वरूप है। यहाँ सबसे पहले हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम उसको क्रमिक रखें। तो चलिए हम एक एक करके एक एक वाक्य को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ आने वाला है वो आएगा, हमने जब पूरी इस वाक्य के भावार्थ को समझ लिया है तो पहला होगा च यदि एवं तरही माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो मुझे अपने गले से बांध करके चलो। इस प्रकार से जो है पहला। फिर है उसी से अगला छ सह व्याघ्रम तथा कृत्वा कानम यो। ऐसा सुनने के बाद उस बाघ ने वैसा ही किया और वैसा ही करने के बाद वो जो है जंगल की ओर चल दिया। अब उसके बाद में है अग्रिम घ कि श्रृगालेन सहितम पुनर्आयांतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमति चिंतितवती। उस प्रकार से आते हुए उस बाघ को दूर से ही देख करके बुद्धिमती ने सोचा। तो अब अगला देखते हैं। अग्रिम जो वाक्य है वो ये होगा कि उसने जो है सोचा कि जम्बुक कृत उत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम। अब इसके द्वारा उत्साहित किए गए बाघ से मैं कैसे बचूं। तो अग्रिम जो होगा वो होगा ख। लेकिन फिर जो है गय इसका जो अग्रिम वाक्य होगा जहाँ लिखा गया है परम प्रत्युत्पन्नमति सा जम्बुकम आक्षेपन्ति अंगुल्याः तर्जन्ति उवाच, कि वो जो है प्रत्युत्पन्नमति थी इसलिए उसने तर्जनी उंगली दिखाते हुए वापस जो है उसको कहा, श्रृगाल को कहा। क्या कहती है वो, तो उसने जो है उसे कहा। अब जो है अग्रिम उसके कहने के बाद फिर आएगा क
व्याघ्रो अपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः। व्याघ्र ने भी सोचा कि मैं जो है बिल्कुल नष्ट हो जाऊंगा। उसके बाद अंतिम जो आएगा वो आएगा कि एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनः विमुक्ता भवत। इस प्रकार से बुद्धिमती जो है पुनः मुक्त हो गई। और अंतिम जो होगा वो होगा कि अतएव उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्वकार्य सर्वदा। ये उसका अंतिम वाक्य होगा। तो इस प्रकार से पहले कथा को समझें, फिर एक एक वाक्य के अर्थ को समझें, और उसके बाद जो है कथा के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए एक एक वाक्य को उसी क्रम में रखते चले जाएं जो आपके कथा का स्वरूप है, जो आपने स्वयं अपने आप को सुनाया है। उसी क्रम में आप एक एक वाक्य को रखते हुए चले जाएं। और उसके अभ्यास के लिए आपको आपकी पाठ्यपुस्तक में जितने भी कथा के पाठ हैं उसके एक एक पैराग्राफ को लेकर के उसके वाक्यों को ऊपर नीचे करके पुनः व्यवस्थित करने का आपको अभ्यास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये जो 4 अंकों का प्रश्न है, इसमें प्रत्येक जो वाक्य है उसको यदि आप सही क्रम में रखते हैं तो उसके लिए आपको एक जो है आधा अंक मिल जाता है। और यदि इस प्रकार से 8 वाक्यों को यदि आप व्यवस्थित रूप से रख लेते हैं तो आपको पूर्ण रूप से जो है 4 अंक मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न की ओर। और वो अंतिम प्रश्न है जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चित्वा लिखत। यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं यहाँ भी जो है 3 अंकों का प्रश्न है। 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि जो प्रसंग दिया गया है ना, जैसी आपसे अपेक्षा की गई उस अपेक्षा को समझते हुए आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न में कुछ अलग से भाव यहाँ प्रदर्शित किया गया है। बस उस भाव को समझते हुए, उस अपेक्षा को समझते हुए आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए 4 में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है विद्वांसः लोके अस्मिन् चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। तो चक्षुष्मन्तः जो है उसके लिए जो हम लिखेंगे वो हम उसके समानार्थी शब्द का चयन करेंगे यहाँ से। तो उसका समानार्थी जो शब्द है वो है नेत्रवन्तः। तो यहाँ आप देख ही पा रहे हैं कि नेत्रवन्तः जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है क विकल्प पे। तो इसका उत्तर होने वाला है क नेत्रवन्तः। दूसरा जो प्रश्न हम देख पा रहे हैं वो है सा पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद। तो जगाद जो है एक तरह से ये कहें कि बड़ा ही प्राचीन शब्द है, क्रियापद है। तो इसके लिए जो सामान्य क्रियापद का प्रयोग हम करते हैं वो करते हैं उक्तवती। ठीक है, तो ये जो इसका विकल्प है ग उक्तवती, इसका उत्तर होने वाला है। अग्रिम जो है वो है वायुमंडलम भृशम दूषितम। तो भृशम का मतलब बहुत अधिक, और उसके लिए जो समानार्थी शब्द जो है, जो ये कहें कि व्यवहारिक पद है, वो है आपका अत्यधिकम, जो एक तरह से संभाषणात्मक भाषा का स्वरूप है। तो यहाँ जो उत्तर होने वाला है वो है विकल्प ख, उत्तर है अत्यधिकम। और अंतिम जो प्रश्न है वो है आपका पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। तो निसर्गे का मतलब होता है प्रकृति, और यहाँ उसी अर्थ में जो है उस विकल्प का जब हम चयन करेंगे तो वो लिखा हुआ है विकल्प घ प्रकृत्याम। तो इस प्रकार से इन 4 प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं। फिर से एक बार दोहरा लेते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है क नेत्रवन्तः, दूसरे प्रश्न का उत्तर है ग उक्तवती, तीसरे प्रश्न का उत्तर है ख अत्यधिकम, और चौथे प्रश्न का उत्तर है प्रकृत्याम घ। तो इस प्रकार से ये प्रश्न पत्र जो है हमारा यहाँ पूरा होता है। आप अपनी परीक्षा को लिखने से पहले जरूर जो है कक्षा 9 और 10 दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थी अवश्य इस वीडियो से अपने प्रश्न पत्र को हल करने की सरल विधियों को समझते हुए अभ्यास करें और प्रश्न पत्र के सभी प्रश्नों का सटीक उत्तर लिखने का अभ्यास भी करें। तो चलिए, आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आप इसका अभ्यास करते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई चर्चाओं के साथ।